नमस्ते। आज का पाठ है कविता के बहाने और इसके कवि हैं कुंवर नारायण। का कवि परिचय मैं अपनी पहली वीडियो बात सीधी थी पर मैं दे चुकी हूँ, इसलिए इसे यहाँ दोहराऊंगी नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं इस पाठ में 2 कविताएं हैं, तो बात सीधी थी पर की व्याख्या मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और यह कविता के बहाने इस पाठ की पहली कविता है और इसे कुंवर नारायण जी के लिखे काव्य संग्रह इन दिनों से लिया गया है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है और शक क्या है कि यांत्रिकता के दबाव में कविता अस्तित्व न खो दे। ऐसे में यह कविता जो कुंवर नारायण जी की यह कविता जो अब प्रस्तुत की जा रही है उसमें कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक मौका आपको देती है। कविता के बहाने एक ऐसी यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। छोटी सी कविता है। एक और प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ने की एक सीमा होती है और फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित होती है, लेकिन बच्चे के जो सपने होते हैं वे असीम होते हैं, उनकी सीमा नहीं होती। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का स्थान नहीं होता और कविता को भी कवि ने इसी प्रकार शब्दों का खेल बताया है। शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान या भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। जहाँ कहीं भी रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं, चाहे वह घर की सीमा हो, भाषा की या फिर समय की। तो यह था पाठ का परिचय। तो आइए शुरू करते हैं कविता के बहाने, जिसे लिखा है कवि कुंवर नारायण ने और मैं अल्पना वर्मा यहाँ इसे व्याख्या सहित प्रस्तुत कर रही हूँ। तो कभी भी किसी काव्यांश की व्याख्या आप लिखते हैं तो उसके पहले आप संदर्भ में कविता का शीर्षक और कवि का नाम अवश्य लिखिए। आधे आधे अंक का होता है ये और 1 अंक आपका यहीं पर तय हो जाता है अगर आप इन्हें सही लिखेंगे तो। उसके बाद आप लिखेंगे प्रसंग, उसके बाद व्याख्या, फिर काव्य सौंदर्य या विशेष। तो इस काव्यांश में कवि कविता की उड़ान को चिड़िया की उड़ान से तुलना करते हुए कविता को श्रेष्ठ बता रहे हैं और इसका प्रसंग इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत काव्यांश में कविता में कल्पना शक्ति का वर्णन किया गया है। तो कवि कहते हैं कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। माने का अर्थ होता है मतलब, मीनिंग। तो कवि कह रहे हैं कि चिड़िया की उड़ान की तरह ही कविता की उड़ान भी है, वह कल्पना की उड़ान है। चिड़िया की उड़ान तो सीमित होती है, उसकी अपनी एक सीमा होती है, परंतु कवि अपनी कविता के सहारे कल्पना के पंख लगाकर देश और काल की सीमाओं के परे भी उड़ सकता है। चिड़िया बाहर भीतर इस घर उस घर तक उड़कर जाती रहती है, परंतु कविता की उड़ान तो व्यापक होती है। कविता कल्पना के पंख लगाकर न जाने कहां से कहां तक जा पहुंचती है और चिड़िया इस उड़ान को नहीं जान सकती। अर्थात भला एक चिड़िया क्या जाने कि कविता की उड़ान में कितनी व्यापकता है। अब इस पद्यांश में छोटे छोटे 2-3 प्रश्न आप देखें। कविता के पंख किसका प्रतीक हैं? कविता के पंख कवि की कल्पना शक्ति का प्रतीक है। एक दूसरा प्रश्न कि कविता की उड़ान से आप क्या समझते हो या कविता की उड़ान क्या है? तो कविता की उड़ान कवि की कल्पना का विस्तार है। अब आगे हम इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं। बाहर भीतर इस घर उस घर, रावण की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार। यहाँ जो भाषा का प्रयोग हुआ है वह साहित्यिक खड़ी बोली है और उसके बाद आप देखें भाषा सरल है, प्रवाह युक्त है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि चिड़िया क्या जाने, यहाँ प्रश्न चिन्ह है अर्थात प्रश्नालंकार का सुंदर प्रयोग किया है। यह कविता छंद मुक्त है
और यहाँ जाने, बहाने, जाने, माने, इन शब्दों के कारण तुक हो रही है और इस तुक के कारण कविता प्रभावी हो जाती है। और एक और विशेष बात है कि यह गेय नहीं है, इसमें गीतात्मकता नहीं है। तो अब इस पद्यांश में हम देखते हैं कवि कह रहा है कि कविता एक खिलना है, फूलों के बहाने कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। तो यहाँ जो प्रसंग है वह आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि कविता का प्रभाव चिरस्थायी होता है, कविता बिना मुरझाए हर युग में अपनी खुशबू बिखेरती रहती है। इसका वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। और अब इसका अर्थ देखते हैं कि कवि कह रहे हैं कि कविता इस प्रकार खिलती है, खिलती अर्थात विकसित होती है जैसे फूल विकसित होते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है कि कविता का फूलों के बहाने खिलना कैसे है। तो आप उसका उत्तर लिख सकते हैं कि कविता भी फूल की भांति खिलती अर्थात विकसित होती है। अब कवि कह रहा है कि कविता इस प्रकार खिलती है, विकसित होती है जैसे फूल विकसित होते हैं। कविता के खिलने को फूल नहीं जान पाते और फूल बाहर भीतर इस घर उस घर में खिलते हैं, महकते हैं और कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वे नश्वर हैं। परंतु इसके विपरीत कविता बिना मुरझाए, कविता खिलती है, विकसित होती है, परंतु बिना मुरझाए महकती रहती है। अपने भावों की महक युग युगों तक फैलाती रहती है और फूल बिना मुरझाए उसके इस तरह महकने के रहस्य को नहीं जान पाते, फूल क्या जाने। तो इस रहस्य को फूल नहीं समझ पाते कि कविता कैसे बिना मुरझाए महकती रहती है। अब एक प्रश्न और यहाँ हो सकता है कि कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। तो इसी बात को आप लिख सकते हैं जो अभी मैंने कही कि फूल तो खिलकर मुरझा जाते हैं, वे नश्वर होते हैं, उनकी महक समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत कविता हमेशा ताज़ा बनी रहती है, वह मुरझाती नहीं है और एक अच्छी कविता का प्रभाव काफ़ी समय तक रहता है, या कहिए कि कविता का प्रभाव चिरस्थायी होता है। अब इसका शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। भला फूल में ल वर्ण के आवृत्ति अनुप्रास अलंकार, बाहर भीतर इस घर उस घर में अनुप्रास अलंकार है, तथा वही बात दोहरा सकते हैं आप जो पहले पद्यांश में लिखी थी, साहित्यिक खड़ी बोली है, भाषा सरल और प्रवाह युक्त है। फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार, प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न अलंकार यहाँ है और यह कविता छंद मुक्त है। जाने, बहाने, माने के कारण, इस तुक के कारण कविता प्रभावी हो गई है। यह गाई नहीं जा सकती, इसमें गीतात्मकता नहीं है। और यहाँ एक विशेष बात है कि कविता का खिलना, इसमें आप देखेंगे कि काकु वक्रोक्ति अलंकार है। यह कैसा अलंकार होता है, इसमें जो बोलने का जो तरीका होता है उसमें अंतर होने के कारण दूसरा अर्थ कल्पित किया जाता है। तो आगे अगला पद्यांश हम देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं एक प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है दोनों पद्यांशों को पढ़ने के बाद कि उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। तो उड़ने और खिलने का कविता से संबंध इस प्रकार है कि चिड़िया उड़ती है और फूल खिलता है, इसी प्रकार कविता कल्पना की उड़ान भरती है और फूल की तरह खिलती है अर्थात विकसित होती है। दोनों में गहरा संबंध है। इसके बावजूद चिड़िया के उड़ान की सीमा होती है और फूल का खिलना उसके मुरझाने तक ही होता है, वह मुरझा जाता है एक समय सीमा के बाद। और कविता के साथ ऐसा कोई बंधन नहीं है। कवि फूल की तरह खिलकर और चिड़िया की तरह उड़ान भरकर कविता के बारे में जो बात कह रहा है वह कविता को व्यापकता प्रदान करने के लिए कह रहा है।
तो अब यहाँ आखिरी पद्यांश में हम देखते हैं, कवि कह रहा है कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो जैसा कि हमने पाठ परिचय में पढ़ा था कि जहाँ भी रचनात्मक ऊर्जा होती है वहाँ भाषा, देश और काल की सीमाएं टूट जाती हैं, और इसी बात को कवि इस पद्यांश में साबित करना चाहता है। और यहाँ प्रसंग आप लिखेंगे कि कवि ने बच्चों और उनके खेल की तुलना कविता से की है, या कविता और बच्चे को समांतर रखा है। अब अर्थ देखते हैं कि जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार सीमा का स्थान नहीं होता, उसी प्रकार कविता में भी कोई बंधन नहीं होता। कविता शब्दों का खेल है, और जहां रचनात्मक ऊर्जा है वहां सभी प्रकार के बंधन टूट जाते हैं। बच्चे खेल खेल में अपने पर आए किसी भी घर में घुस जाते हैं, वे घरों की सीमाओं को नहीं जानते और उनमें भेदभाव नहीं होता। इस प्रकार जब वे खेलते खेलते सभी घरों में घुस सकते हैं तो वह उन्हें एक कर देते हैं। इस तरह वह उन्हें एक कर देते हैं और अपनी आत्मीयता का प्रसार करते हैं। बच्चे मासूम होते हैं, और इसी तरह कविता भी होती है जो किसी प्रकार की सीमाओं को नहीं जानती। वह किसी को भी अपने भावों से प्रभावित करती है, कर सकती है। वह समाज को बांधती है, एक करती है। उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, उसमें भी सभी के प्रति आत्मीयता होती है। जिस प्रकार बच्चे निर्दोष होते हैं, कविता भी निर्दोष होती है। और बच्चे के सपने असीमित होते हैं, असीम होते हैं। कवि की कल्पना भी असीम होती है। किसी भी प्रकार की सीमा का कोई स्थान इनमें नहीं होता। और बच्चों से इसकी समानता आप एक और बात से कर सकते हैं कि कविता भी शब्दों का खेल है और बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। कविता में और बच्चों में जो भाव होते हैं, भावनाएं होती हैं, वह प्रमुख होती हैं और दोनों ही हृदय के करीब होते हैं। तो इस तरह से कविता को बच्चों के और बच्चों के खेल के समान यहाँ बताया गया है। तो जब कविता को बच्चों के समान कवि कहता है, तब वहाँ हम मानवीकरण अलंकार देखते हैं। तो शिल्प सौंदर्य इसका देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार आप देखें, बच्चों के बहाने ब वर्ण की आवृत्ति, बाहर भीतर र, यह घर वह घर र वर्ण की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार। जाने माने बहाने के तुक के कारण इसमें प्रभाव आ रहा है। साहित्यिक खड़ी बोली है, भाषा सरल और प्रवाह युक्त है, यह कविता छंद मुक्त है, और कविता का मानवीकरण कैसे हुआ यह मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसके साथ ही यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।